फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है? लोग हमारे पास झुकते हुए आते हैं और कुछ समय की थेरेपी के बाद वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाते हैं। तो ये काम तो सर एक पेन किलर भी करती है। छोटे-छोटे बच्चे बैक पेन से परेशान हो रहे हैं। पैरों में दर्द हो रहा है तो गोली खा लो। तो जो आपको प्रोटोकॉल घर पे बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। वहाँ जाकर पैसा वेस्ट है और कुछ है नहीं है। मैं जाकर आया हूँ और बॉडी के अंदर पेन दूर कराने गया था, पर मैं पेन लेकर आया हूँ। उसका लिगामेंट इंजरी हो गया है, उसको पैरालिसिस हो गया है, उसको मुँह का लकवा हो गया है। जो थेरेपी के नाम पर जो लोगों को केवल पागल बनाते हैं। पर आप अगर बच सकते हैं बीच में तो मैं आपको बचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ऐसे जी। बहुत सारे कहने में। आज के ज़माने में सर एक साइटिका और सर्वाइकल। सबसे मेनली रीज़न तो ये हो गया कि लाइफ़स्टाइल बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं छोटी सोसाइटी में जिनको हमने ठीक करके घर भेजा है। कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे, धीरे-धीरे वो समस्या अंदर ही अंदर डेवलप होती जाती है। सर्जरी करवानी है पर उम्र नहीं है। हमें डॉक्टर ने कमर का ऑपरेशन का बोल दिया है, अभी तो 40 साल की उम्र भी नहीं है, अभी तो पूरा जीवन बाकी है। और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में पूरे 9 मंथ ज़रूरी होते हैं कि आपको चाहिए फ़ास्ट रिज़ल्ट जो आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मैं हताश हो चुका था कि शायद अब मैं वापस पहले जैसी लाइफ में नहीं आ सकता। उसकी सर्जरी सफल जब भी होगी जब आपकी फिजियोथेरेपी अच्छी होगी। जिस दिन वो बच्चा पहला स्टेप चला तो उसके माता-पिता की आँखों में आँसू थे। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7 और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत गोल्डन सिटी की नई सीरीज गोल्डन सिटी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे खास मेहमान, जो कि पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो नमस्ते सर। नमस्ते। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारी दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर दीपक सोनी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट छोटी सारडी। एक फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है? देखिए एक्चुअली फिजियोथेरेपी का काम होता है दर्द को, पेन को मैनेज करना, है जी। ना? इसमें क्या होता है किसी के भी घर में दर्द से कोई व्यक्ति परेशान है, जी। कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, हाथ जी। पाँव में सूनपन है, झंझनाहट हो रही है ना? उसका लिगामेंट इंजरी हो गया है, उसको पैरालिसिस हो गया है, उसको मुँह का लकवा हो गया है या किसी ऑपरेशन या फ्रैक्चर के बाद होने वाली समस्या है, उन सभी का निदान फिजियोथेरेपिस्ट से किया जाता है। आपने बताया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो दर्द से निवारण करता है, जी सर। पेन से रिलीफ दिलाता है। तो ये काम तो सर एक पेन किलर भी करती है। तो देख इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की कहाँ जरूरत पड़ गई? देखिए, यही स्पेशलिटी इसमें होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेन को कुछ एक्सरसाइज़ और कुछ मशीन के माध्यम से उसको मेंटेन किया जाता है। जी। जब आप पेन किलर ले रहे हैं, तो वो तो आपको एक टेम्परेरी बेसिस पे आपको रिज़ल्ट दे रही है। और जो फिज़ियोथेरेपी है, वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। ये दोनों में फ़र्क है सर मेनली। तो जो गांव की जो लोग हैं वो पेन किलर पे ज्यादा विश्वास करते जी हैं। सर। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दूं, तो अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मेरी बॉडी में पेन हो रहा है और मुझे पता है कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो मैं मेडिकल जाऊंगा, एक 10 रुपए की गोली लाऊंगा जिसके अंदर 5 से 7 गोली आएगी एक पत्ते के अंदर। वो गोली सब घरों के अंदर मेरे हिसाब से मिल जाती है। जो भी बीमारी होती है, चाहे पैरों में दर्द हो रहा है तो गोली खा लो, कमर में दर्द हो रहा है तो गोली खा लो, सिर में दर्द हो रहा है तो भी गोली खा लो। तो जो भी है वो लोगों के लिए एक रामबाण इलाज के अंदर लोग पेन किलर को ही मानते हैं कि पेन किलर खा लिया मतलब सही, सब सही हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि पेन किलर जो होती है वो क्या काम करती है, आप थोड़ा दर्शकों को वो बताएं। देखिए, पेन किलर जो होती है, आपको जड़ से उस दर्द को ख़त्म नहीं करती। पहली चीज़ तो ये सर, जी। है ना? लोगों का मानना होता है कि हम पेन किलर खा लेंगे तो हम शायद हमें घंटे 2 घंटे तक रिलीफ़ हो जाएगा। जी। उसका एक टेम्परेरी बेसिस पे ही रिलीफ़ मिलता है। परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आप रिलीफ़ नहीं मिल सकता। जैसे आपने बताया कि कमर दर्द है, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी का सिर दर्द कर रहा है। हर एक गोली की पेन किलर की एक टाइमिंग होती है, 10 से 12 घंटे तक उसका रिलीफ़ रहता है। जी। जब उसका असर खत्म हो जाता है, वापिस पेशेंट यही शिकायत करता है कि सर मुझे वापिस पेन चालू है। जी। है ना? और अक्सर देखा गया है पेन किलर एक टेम्परेरी बेसिस पे ही सॉल्यूशन होता है। अब रही बात फिजियोथेरेपी की, फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं उसकी मूल्य जड़ पे काम करते हैं कि आपको पेन हुआ किस लिए है, जी। इसका रीज़न क्या है, इसका कॉजेज़ क्या है, किस कारण से आपको दर्द बॉडी में आया है, उसका सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि पेन किलर लेना अच्छी बात नहीं, पर डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, आपको कौन-सी कंडीशन है। अगर मैं कहूँ कि आपने जैसे बताया कि आपकी बॉडी में पेन हुआ कैसे, तो आप थोड़ा बताएँ कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? मतलब आपको कैसे पता चलता है कि उसकी शरीर में जो है वो कैसे पेन हुआ होगा? आप देखिए बेसिकली मांसपेशियों पे काम करते हैं, हड्डियों पे काम करते हैं या नर्वस सिस्टम के अंदर काम करते हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि उसकी बोन्स पे भी वर्क करते हैं, उसकी मसल्स पे भी वर्क करते हैं, उसकी टिश्यू पे भी वर्क करते हैं, उसकी नर्व पे वर्क करते हैं और उसकी पूरी बॉडी के रिहैब पे भी वर्क करते हैं। हम डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या लेके आए। जैसा आपने बताया कि कैसे पता करें, कोई व्यक्ति हमारे पास कमर दर्द लेके आए, जी। तो हमारे फिज़ियोथेरेपी में कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति को कौन-सी L4, L5 या किस जगह मसल्स में टाइटनेस आ रही है या उसके मसल फट चुके हैं। वो सारी हम पर्सनली एग्जामिनेशन के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं।
अच्छा, उसके इस होने का कारण क्या है सर? जैसे किसी का मसल अगर फट गया है जी, या टिश्यू फट गया है या उसके शरीर में जैसे बोलते हैं कि ऐंठन हो गई है, जी। तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले आती है आपकी डेली एक्टिविटी। जी, आपकी एक्टिविटी क्या हुई है? जैसे कि अपने गाँव की बात कर रहे हैं, तो गाँव में ज़्यादातर लोगों का होता है वज़न उठाने का काम ज़्यादा जी, रहता है ना? वो लोग मेहनती ज़्यादा होते हैं और वो शुरू से मेहनत करते हुए आते हैं। अब आज की जनरेशन में जो अपने लोगों को देख रहे हैं ना, कम एज के बच्चों को भी बैक पेन, गर्दन दर्द, ये सारा कुछ होने सही लग गया बात। है ना? तो कंडीशन एक्चुअली ऐसी होती है ना कि जब आपने कोई वेट लिफ्ट किया, उसको उठाने का तरीका अगर आपका गलत है, तो आपको कमर में दर्द आएगा। पोस्चर अगर गलत पोस्चर बनता गलत है। है। अगर जी, आपका पोस्चर गलत रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी शरीर की क्षमता 8 से 9 घंटे वर्किंग की और अगर आप उसको 10 से 12 घंटे अगर आप वर्क करेंगे, तो भी आपको पेन आ सकता है ना? आपकी बॉडी में अगर कोई डेफिशिएंसी है, तो भी आपको दर्द आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण मिल के वो समस्या आगे बढ़ जाती है। अब जैसे आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया, तो मैं जो समाज के अंदर लोगों के अंदर जो इसको लेकर भ्रम है, वो मैं आपको एक छोटा-सा मेरे घर के उदाहरण से उसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कि मेरी माताश्री है जिनको अधिकांश घुटनों में दर्द रहता है। ठीक है सर। मैंने उन्हें कई बार बोला कि अपने काम करते हैं कि चूंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि ये कैसे काम करती है, थेरेपी कैसे काम करती है। तो मैंने उन्हें बोला अपने काम करते हैं, अपन फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं, वो जो भी होगा अपन को बता देंगे, अपन उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो उनके मन में वो भ्रांति बैठी हुई है या वो डर बैठा हुआ है कि वहां जाएंगे तो वो उसके अंदर जो है वो करंट लगाते हैं और उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन से ठीक करते हैं, मतलब शरीर के अंदर वो जो है वो करंट लगाते हैं। जी, जी। तो मेरे को ऐसा कहीं नहीं जाना है जहाँ करंट लगा है, और मेरे स्वस्थ हो। तो हुँ। एक आप इस चीज को थोड़ा लोगों के लिए क्लियर करिए कि एक करंट लगाना मतलब क्या, मतलब लोगों के अंदर जो भ्रांति है वो सही है या किस प्रकार से काम करता है? देखिए, करंट लगाना केवल एक भ्रांति है, जी, ऐसा नहीं होता है। बॉडी में कुछ मसल्स जो डीएक्टिवेट हो जाती है, जो वीक हो जाती है, जी, उसको मजबूती देने के लिए हमें इंस्टिमुलेशन लगाना पड़ता है, उसको आप करंट नहीं कह सकते। इंस्टिमुलेशन होता है, जो अलग-अलग प्रोग्रामिंग और अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है। हम जनरल भाषा में हमारे पास गाँव का पेशेंट आता है ना, तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब आप क्या करंट लगाओगे क्या? हम नहीं, हम उसको कहते हैं कि आपको चींटी चलती है, ऐसा आप फ़ील करेंगे। हम उसके साथ पूरा सहयोग बना बना के बैठते हैं, उसको समझाते हैं, उसको फ़ील करवाते हैं कि आपको चींटी चल रही है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? वो कहता है, "हाँ सर।" तो वो करंट नहीं है। एक्चुअली उसका एक प्रोग्रामिंग है, वो एक फ्लो सिस्टम है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा, आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपको पेन से निजात दिलाएगा। ये हमारा वर्क रहता है सर। अच्छा, इसके अंदर सर जैसे अभी इसको फिजियोथेरेपी कहने लग गए अपन, जी। पर मुझे जहां तक पता है भारत के अंदर ये चीज कई प्राचीन काल से चली आ रही हो, तो ये एक नई टेक्निक है या ये जो भारत की जो प्राचीनतम जो आयुर्वेद की विधि है या फिर जो उपचार विधि है उसी में से एक है? देखिए, ये पुरानी विधि चलती आ रही है, ये यूनानी टाइम से चलती आ रही थी। ये आयुर्वेदिक और फिज़ियोथेरेपी आप कह सकते हैं शामिल में पहले चलती थी। इसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक चिकित्सा, जी, है ना? पहले के लोग क्या करते थे, कुछ भी दर्द वगैरह होता था ना, तो मालिश वगैरह करते थे, जी, है ना? अब उसी को थोड़ा-सा टर्मिनोलॉजी को थोड़ा-सा चेंज हो चुका है फिज़ियोथेरेपी, जिसके अंदर कुछ एक्सरसाइज़ और मशीन के माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट करके पेशेंट को राहत दे रहे हैं, है ना? ये हमारा प्रोसेस होता है मेनली इसमें। अगर कोई व्यक्ति जिसके अभी तक इन चीज़ों से काम नहीं पड़ा है जी। और अगर वो चाहे कि मेरे इन फ्यूचर भी इन चीज़ों से काम ना पड़े या मुझे किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाना पड़े या मेरे को जो है वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या डॉक्टर से काम ही ना पड़े किसी, जी, तो जी। उसे ऐसे क्या 2 या 3 काम करने चाहिए जिससे वो इन चीज़ों से बच सकता है और उसे जो है वो डॉक्टर के पास आने की आवश्यकता ही ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो उसको अपनी लाइफ़स्टाइल में सुधार करना चाहिए। जी, है ना? उसको डेली रूटीन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, जी, अच्छी नींद लेनी चाहिए और उसको अपनी स्क्रीन टाइमिंग से बचना चाहिए। आजकल हमें देख रहे हैं ना ज़्यादातर लोग स्क्रीन टाइमिंग बढ़ चुका है, मोबाइल पे ज़्यादा देखने लगे हैं। छोटे-छोटे बच्चे बैक पेन से परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है। वो खाने-पीने का फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं। इसके कारण से उनको बॉडी में कुछ न कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब उनको अच्छा रहने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें अच्छा भोजन कीजिए, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीजिए, अच्छी योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अगर आप कुछ चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप वापिस कमर दर्द से पीड़ित ना हो या आप कमर दर्द आपको नहीं हो, उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह सीख सकते हैं, जो कि आपको एक नॉर्मल स्ट्रेंथ आपकी मसल्स को ताकत प्रोवाइड करेगी। दैट्स इट। तो जो फिजियोथेरेपी है वो किस हद तक जाकर किसी व्यक्ति को ठीक कर सकती है? अगर किसी को पैरालाइज़ है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है या वो बिल्कुल, संभव है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं छोटी सोसाइटी में जिनको हमने ठीक करके घर भेजा है और वो अपनी रूटीन लाइफ में आ भी चुके हैं। पर डिपेंड करता है वो आपको जो पैरालिसिस हुआ है वो किस फ्रीक्वेंसी का हुआ है। जी, आपको कौन-सी ग्रेड का हुआ है, कौन कितना उसमें आपका डैमेज पार्ट है ना? पैरालिसिस में सर 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्रेन हेमरेज और एक होता है स्ट्रोक। जी, ब्रेन हेमरेज में नस का फटना हो जाता है और स्ट्रोक में नस का रुकना हो जाता है। जी। दोनों कंडीशन अलग-अलग होती है। तो हमने जो देखा गया है दोनों कंडीशन को हमने रिहैब करके कुछ एक्सरसाइज़ और मशीन के माध्यम से ट्रीट किया है और पेशेंट अपनी रूटीन लाइफ में आ भी जाता है सर। जी। हमारा ये मानना है कि अगर उसने मन में ठान लिया है कि मुझे सही होना है, तो सही होके जाएगा सर।
मन के हारे हारे और मन मन के जीते जी। बिल्कुल सर, हमें अभी लास्ट टाइम हमने एक पेशेंट को ट्रीट किया, ब्रेन हेमरेज था उसको, उसको सब तरीके से हताश हो चुका था। जी, हमने उसको विश्वास दिलाया, हमने उसको बोला कि यार आप ट्राई तो कीजिए, मेहनत तो कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे पास आइए। हमने उसको पूरा सहयोग किया, उसकी फैमिली ने पूरा एफर्ट लगाया। आज वो अपनी पूरी रूटीन लाइफ में आ चुके हैं और वो अपनी खुद की दुकान खुद ओपन कर रहे हैं, जी। जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ अच्छा है उनके लिए। अच्छा सर, आपने अभी छोटी सादड़ी का नाम लिया, जी तो सर। मैं थोड़ी-सी चर्चा छोटी सादड़ी के ऊपर कर लेता हूँ, कि छोटी सादड़ी ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है जी। और छोटी सादड़ी जैसी जगह पर एक फिजियोथेरेपिस्ट का होना और एक अपना पूरा सेटअप करना, ये किस प्रकार से संभव हो पाया है? देखिए सर, एक्चुअली क्या होता है, कुछ फैमिली रीजन भी होते हैं जिसके जी, कारण से हमें आना पड़ा, है ना। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि काम तो सर करना ही है, जी, भले मैं बाहर करता तो भी करना था, पर यहाँ पे लोगों में एक जागरूकता लानी मेरा एक अभियान था जो मैं लाया हूँ और जिसके लिए मैं आज भी प्रयत्न कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों को एक्सरसाइज और कुछ मशीन्स के माध्यम से उनको ट्रीट करके मेडिसिन से बचाया जाए। ये मेरा लक्ष्य है सर आज भी। अच्छा, आपको सादड़ी में कितना टाइम हो गया सर फिजियोथेरेपी? मुझे कम से कम 6 साल सालडी में होने आ गए। इससे आपने इसके बीच में क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे? सर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जब मैं छोटी साड़ी में आया था तब लोग इस फिजियोथेरेपी को समझते नहीं थे, इसको मालिश वाला समझते थे सर। ये मैं इसीलिए, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर देखा है कि लोगों को समझाना अपने आप में एक बड़ी भारी चीज हो जाती है। इलाज तो खैर अपन बाद में कर ही देंगे, जब उन्हें चीजें समझ में आने लगेगी तो फिर करना आसान हो जाता है, पर अगर सामने वालों को समझ में ही नहीं आएगा तो मैं वही चाहता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जो आपके सानिध्य में आए होंगे या जिन्होंने आपसे मिले होंगे, उन्हें तो फिजियोथेरेपी पता होगी, पर जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखेंगे उनके लिए मैं इसे ज्यादा सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए अवेयर हो कि हर चीज का समाधान एक पेन किलर नहीं होता है। पेन किलर खाने के बाद जो शरीर के अंदर दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जिनके ऊपर उस चीज का असर पड़ता है, उस चीज से बचा जा सके। तो आप थोड़ा सा लोगों के लिए कि भाई जो किस प्रकार से आपने इसको पूरी तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता किस प्रकार से लाया आप? देखिए सर, जो लोगों में हम जागरूकता इस प्रकार से लाए हैं, हमने जब स्टार्ट किया था तब लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि फिजियोथेरेपी से खून जल जाएगा, जी, इसकी तो लत लग जाती है, ये तो एक नशा है, आप एक बार कराएंगे तो शायद आपको बार बार कराना पड़ जाएगा। ये सब लोगों के मन में विचार थे और वो पेशेंट हमें क्लिनिक पे आके यही बातें करते भी थे। पर हम उन्हें एक ही बात समझाते थे कि आज आपको अगर बुखार आया है, आपको 3 दिन तक बुखार था, आपने पैरासिटामोल 3 दिन तक ली है, आपका बुखार अगर सही हो गया है तो आप पैरासिटामोल नहीं ले रहे। उसी तरीके से आप मेरे पास कमर दर्द की समस्या लेके आए हैं, तो मैंने उसको अगर ट्रीट कर दिया है, आपको समझा दिया है, आपको रिलीफ दे दिया है, तो जो आपको प्रोटोकॉल घर पे बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। यही चीज़ हमने लोगों को समझाई है और आज भी हम लोगों को ये समझाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, कोई बड़े आते हैं, कोई ये सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी तो लंबा चलता है सर ट्रीटमेंट। नहीं, नहीं, अगर आपकी बीमारी लंबी हो जाएगी तो उसको ट्रीट करने में थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। अगर मैं बात करूं कि किसी को 2 महीने से अगर बैक पेन है जी सर। तो उसको कितने दिनों में ठीक किया जा सकता है, और किसी को 2 साल से बैक पेन है तो उसको कितने दिनों में ठीक किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। अभी लास्ट टाइम ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, जी, उनके बड़े ब्रदर को बैक पेन था। जी, तो क्योंकि उनको 15-20 दिन से बैक पेन था, तो वो 3 से 4 सीटिंग में उनका बैक पेन बिल्कुल खत्म हो गया था। जी, तो उनके ही रिलेटिव में किसी ब्रदर को बैक पेन हुआ, तो उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, सर मेरे ब्रदर को भी बैक पेन हो रहा है, आप प्लीज़ देखिए। वो क्लिनिक पे आए, हमारी बातचीत हुई। उनको 2 साल से बैक पेन हो रहा था और क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि फिजियोथेरेपी इसका सॉल्यूशन दे सकती है ना, वो हमारे पास सेशन लेने लगे। उन्होंने एक ही बात पूछी, सर कितने टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा? जी। मैंने कहा कि देखिए सर, समय ज़्यादा हो गया है, थोड़ा अपने को उसमें वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि सर बिना विश्वास से कभी कोई चीज़ें सफल नहीं होती, सही है बात। ना। उनको हमने विश्वास दिलाया, हमने उनको ट्रीट किया, 1.5 से 2 महीने में वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आज करीबन उनको टाइम हो चुका है, बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी रूटीन लाइफ में आ चुके हैं सर। बस शर्त ये है कि जो आपको थेरेपिस्ट घर के लिए जो एडवाइस देता है, आप उसको फॉलो करना है। आपको थेरेपिस्ट ने कहा आपको वजन नहीं उठाना है, आप घर जाके वही काम कर रहे हैं, तो आप सही। रिकवर कैसे करेंगे? आपको मना कहा है कि आपको नीचे नहीं बैठना है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सही कैसे होंगे सर? तो वो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और थेरेपिस्ट को भी धोखा दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जिसी भी से भी आप थेरेपिस्ट से पास जा रहे हैं, जैसा आपको बता रहे हैं उसको आप घर पे भी उस एडवाइस को फॉलो रखें, ताकि आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। अच्छा सर, एक कुशल थेरेपिस्ट और एक अकुशल थेरेपिस्ट में क्या फर्क होता है? क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर देखा है कि कुछ लोग जो है वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और आकर बोलते हैं कि अरे यार, वहां जाकर पैसा वेस्ट है और कुछ है नहीं है, मैं जाकर आया हूँ और बॉडी के अंदर पेन दूर कराने गया था पर मैं पेन लेकर आया हूँ। जबकि कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है,
5 साल से या हमने जो उम्मीद छोड़ बैठे थे कि अब हम कभी ठीक भी हो पाएँगे या हम अपने पैरों पे चल पाएँगे, तो आज हम उसी थेरेपिस्ट की वजह से जो है हम सकुशल चल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक अच्छा थेरेपिस्ट और एक जो थेरेपी के नाम पर जो लोगों को केवल पागल बनाते हैं, उन दोनों के बीच में आप थोड़ा अंतर बताइए? देखिए सर, ऐसा है ना कि बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रोफेशन है मेडिकल का, जी, है ना? आजकल मार्केट में थेरेपी के नाम से बहुत सारी थेरेपियाँ चलने लग गई हैं। जी, बहुत सारी थेरेपियाँ चलती है जिसको हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, जी, है ना सर? दूसरी बात क्या होती है, एक अच्छा थेरेपिस्ट आपका पूरा एक असेसमेंट करेगा, आपका पूरा एक चार्ट बनाएगा। जी, आपको हर एक जगह से डायग्नोज़ करेगा, आपको क्यों पेन हुआ था, आपके 2 साल पहले कोई समस्या थी, आपकी फैमिली हिस्ट्री देखेगा। आपको सारी चीज़ें आपसे नॉलेज में लेने के बाद वो आपका ट्रीटमेंट आपको समझाएगा। जी, ये होता है कुशल थेरेपिस्ट जो पूरा एक प्रोसेस प्लान करके ट्रीटमेंट करता है। और कुशल थेरेपिस्ट क्या करता है कि जिसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है कि ये बैक पेन है ना, तो इसका रोज वाला ही ट्रीटमेंट करना है, तो उसी को फॉलो कर लेता है। सही बात। क्योंकि उसका ना तो उसका कोई चार्ट बनाएगा, ना उसको कुछ चीज़ का नॉलेज रहता है, तो वो क्या अनट्रेन्ड व्यक्ति क्या करता है कि डायरेक्ट मशीन से या फिर किसी दूसरी ट्रिक से उसके पास जो जिस हिसाब से वो थेरेपी करता है, उसको फॉलो कर लेता है। जी, जिससे कारण क्या होता है, पेशेंट में अलग-अलग भ्रांति आ जाती है। अब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँगे ना, तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करता है। वो आपको समझाएगा कि सर इतने दिन आपको इसमें लगेंगे, इतने दिन बाद हम एक्सरसाइज फॉलो करवाएँगे, आपको इतने दिन बाद आके चेक करवाना है। और जो अनट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट होगा, वो डायरेक्ट ही कह देगा आपको कि सर आ जाओ, आप तो लेट जाओ, मैं ऐसे-ऐसे लगा दूँगा, जी। तो शायद वहाँ पे समस्या आ सकती है सर, मेरा कहने का मतलब। आज के ज़माने में सर एक साइटिका और सर्वाइकल, जी सर। ये मुझे लग रहा है कि कॉमन बीमारियाँ जो सबके अंदर देखी जा रही है। तो इनके बारे में आप थोड़ा बताएँ कि ये क्या है? सर देखिए, साइटिका और सर्वाइकल की प्रॉब्लम सबसे मेनली रीज़न तो ये हो गया कि लाइफ़स्टाइल। जी, दूसरा मेन रीज़न है आपका स्क्रीन टाइम। आजकल हर एक व्यक्ति फ़ोन को लेके ऐसे बैठा रहता है सर, जी, और लंबे समय तक एक ही पोज़ीशन में बैठेगा। तो सही सही बात तो यही है कि उसकी गर्दन भी स्टिफ़ होगी और उसका स्पाइनल कॉर्ड भी स्टिफ़ होगा। अगर उसका पोस्चर ही डैमेज होने लग जाएगा, तो उसको कमर और गर्दन दर्द तो आना स्वाभाविक है। तो इस चीज़ का फिज़ियोथेरेपी से इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है सर। इसमें हमने पोस्चर करेक्शन के लिए ऐसे कितने पेशेंट आते हैं कि सर मेरा पोस्चर झुक चुका हूँ मैं आगे की तरफ, इसको करेक्शन करना है। तो हम लोग उनको स्पेशल एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझाते हैं। पूरा उनका एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके माध्यम से हम उन्हें ट्रीट करते हैं। और वो पेशेंट बहुत सारे अपनी लाइफ़स्टाइल में आ चुके हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बहुत सारे जिनका कुछ भी ऐसे वर्कर्स होते हैं, उनको पोस्चर की बहुत ज़्यादा चैलेंज होती है क्योंकि जी, सीटिंग जॉब में ज़्यादा दिक्कत आती है। जी। तो आज ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्होंने अपनी डेली रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस किए। एक लिगामेंट के बारे में जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर एक बड़ी देखी जा रही है आजकल के उनके जो है वो घुटनों से चला नहीं जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसको अपन फिजियोथेरेपी के माध्यम से किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? देखिए सर, जो लिगामेंट इंजरी होती है वो मेनली स्पोर्ट्स इंजरी होती है, वो किसी चोट के कारण होती है सर, है ना? क्योंकि आपका जो लिगामेंट होता है वो आपके घुटने को बांध के रखता है। जी, अगर वो कहीं से भी टूटेगा तो आपके घुटने में लचीलापन आ सकता है, आपका घुटने का बैलेंस बिगड़ सकता है, जी, जिसके कारण से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब रही बात फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपिस्ट ये तय करता है कि उसकी ग्रेड कौन सी है। जी, आपका अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड है तो फिजियोथेरेपी उसको रिहैब करके कुछ मशीन और एक्सरसाइज के माध्यम से ट्रीट कर सकता है। पर आपका अगर लिगामेंट पूरा ही डैमेज है तो उसमें सर्जरी ऑप्शन होता है, जिसमें ऑर्थोपेडिशियन एक ऑर्थोस्कोपी सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी पूरा उसको एक्सरसाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके बाद पेशेंट अपनी पूरी रूटीन लाइफ में आ सकता है। कई बार ये होता है सर कि जो लोग होते हैं जो घुटनों से परेशान होते हैं या किसी भी बीमारी से परेशान होते हैं वो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं जी। और डॉक्टर उनकी जो भी सर्जरी होती है वो कर देती है। तो मेरा ये सोचना है कि क्या उन्हें सीधा ही डॉक्टर के पास जाना ही समाधान था या कुछ लोग जो हैं वो पेन किलर खा के उसको जो है वो एक तरह से अपनी सीधी भाषा में बोले तो धकाते हैं। मतलब कि जी, जी, जी। आज दर्द हुआ तो आज पेन किलर खा ली, कल हुआ तो कल खा ली। फिर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब सीधा यहाँ से जो है डॉक्टर के पास भगते हैं और डॉक्टर उसका सीधा सॉल्यूशन जो है वो सर्जरी बताता है। जी। तो क्या इसके बीच में भी कोई रास्ता था जो उन्हें अपना लेना चाहिए था जिससे वो इन दोनों चीजों से बच पाते, ना तो टेबलेट खा के वो अपने शरीर के ऑर्गन डैमेज करते और ना सर्जन के पास जाके जो है वो पूरा जो है घुटना बदलवाना या किसी भी चीज को जो है पूरी तरीके से हटवाना, यही आखिरी सॉल्यूशन बचता है या इसके बीच में भी कोई रास्ता होता है? देखिए सर, आपने जो बात बताई ना, ये आजकल कॉमन हो गई है। हर व्यक्ति क्या करता है, पेन को दबाता है। जी, आज आप सर्जरी तक पहुँचे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एकदम से तो नहीं पहुँचे। सही उस बात है। बीच में आपको दिन पे दिन समस्या कुछ चैलेंज आते जाते होंगे। जी, तो व्यक्ति क्या करता है, उस समस्या को, उस दर्द को दबाता रहता है।
अरे अपने तो गोली खा लेंगे जी, फटाफट से हो जाएगा, कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे, धीरे धीरे वो समस्या अंदर ही अंदर डेवलप होती जाती है। जी, जब आपकी पेन किलर, जब आपकी दूसरी चीजें असर करना बंद कर देती है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर भी लास्ट ऑप्शन उसके बाद सर्जरी रहता है। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं, आपको अगर घुटने का दर्द या एक्स वाई जेड कहीं पे भी कोई दर्द है, जी, तो आप आपके डॉक्टर से परामर्श लीजिए, पर उसके साथ में फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस भी लीजिए। देखिए, एडवाइस लेने से आपको ये पता रहेगा कि आप बिना गोली दवाई के या कुछ सप्लीमेंट से भी आप ट्रीट हो सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं कि सीधा गोली दवाई चालू कर देते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, फॉलो अप पे आते नहीं है, और वो लास्ट में स्थिति धीरे 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 दर्द को छुपाने के चक्कर में वो सर्जरी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और रही बात, उनकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो जाती है कि वो बिना पेन किलर के रह ही नहीं सकते, एडिक्शन हो जाते हैं। तो सर मैं लोगों से ये समझाना चाहता हूँ कि जिसको भी कहीं पे भी दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पर साथ साथ में आप फिजियोथेरेपी एडवाइस भी लीजिए, ताकि कुछ बीच का रास्ता उसमें निकल सके। ये मैं सर चाहता हूँ। सर के कहने का मतलब है कि हर चीज का समाधान या तो फर्स्ट या लास्ट नहीं होता है, कभी कभी बीच में भी कोई समाधान होता है। और मैंने अगर बात करूं फिजियोथेरेपिस्ट की और आयुर्वेद की, तो मुझे ये दोनों ही बीच के समाधान लगते हैं कि आप पूरी तरीके से बॉडी को खत्म भी ना करें, और आप बिल्कुल जो भगवान के द्वारा जो अपना शरीर दिया गया है उसको पूरी तरीके से जो है बदलवाने की कोशिश भी ना करें उसके अंदर चीजें। इसके बीच में एक मध्य के अंदर जो एक रास्ता निकलता है, उसके पास जाइए। हो सकता है कि आप गोलियों से भी बचें और आप जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएँ। मैं सर आपकी बात काटूंगा 2 मिनट जी, बीच में। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि सर सर्जरी करवानी है, पर उम्र नहीं है, जी, एज फैक्टर नहीं है। अभी हमारे पास एक केस था 2-3 महीने पहले। वो फीमेल पेशेंट थे। उनको क्या हुआ कि घुटनों में बहुत दर्द था। अब क्योंकि उनकी एज थी 45, है ना, तो अब वो डॉक्टर ने उनको कहा कि नी की सर्जरी करवानी पड़ेगी आपको। तो हमारे पास है, हमने उनकी रिपोर्ट देखी, वाकई जी, में कंडीशन थोड़ी डैमेज वाली थी, स्थिति थोड़ी खराब थी। हमने उनको एक ही बात बोली कि मैडम इतने समय आप कहाँ थे? बोले सर मैं तो वहाँ जाती थी, वो करती थी, गोली खाती थी, ये करती थी। मैंने कहा पर आपने फिजियोथेरेपी एडवाइस क्यों नहीं ली? बोले कि इसमें तो रोज आना पड़ता है। हुँ, उनका कहना था कि इसमें तो सही रोज आना बात। पड़ता है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। आप अगर बाहर भी रहते हैं तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज ऐसी प्लान करता, जिससे आपके घुटने की कुछ मसल्स की ताकत बढ़ जाती है, तो बोन्स पे आने वाला प्रेशर आपका कम हो जाता है, सही बात। जिससे आपकी लॉन्ग लाइफ और बढ़ जाती है। जी, मैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ट्रांसफर मत कराइए, आप कराने जैसी स्थिति है तो करवाना है। वो तो आखिरी पर रास्ता हाँ, है ही। आखिरी रास्ता है। पर आप अगर बच सकते हैं बीच में, तो मैं आपको बचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ऐसे जी, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, "सर प्लीज़ सर्जरी से बचा लीजिए हमें। हमें डॉक्टर ने कमर का ऑपरेशन का बोल दिया है। अभी तो 40 साल की उम्र भी नहीं है, अभी तो पूरा जीवन बाकी है।" और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग हमारे पास झुकते हुए आते हैं, और कुछ समय की थेरेपी के बाद वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे, हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं, उनकी कहानियाँ देख सकते हैं। जी, उनकी कहानी, उनकी मुँह ज़ुबानी आप सुनिए। जी। लोग इतना परेशान होके आते हैं, वो एक ही उम्मीद, "सर प्लीज़ चला दीजिए एक बार।" क्योंकि लोगों के अंदर कहते हैं ना, कहीं न कहीं उसका अभाव रहता है, शिक्षा का अभाव रहता है, या कि उनको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस मिल ही नहीं पाती है। क्यों अभी मैं कह रहा हूँ कि गाँव के अंदर लोगों की मानसिकता ये है कि अगर अपन एक एज के बाद, जैसे कि अगर 30 साल तक तो उन्हें लगता है कि अभी अपन जवान हैं, अपने को कुछ नहीं होगा। पर जैसे-जैसे वो 30 से 35, 35 से 40 की ओर जाते हैं और फिर अगर उन्हें कोई बीमारी होती है, तो वो उसे कॉमन मान लेते हैं कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये तो अब आनी ही है और इसको तो अब रहना ही है। अगर शरीर के अंदर पेन हो रहा है तो वो यूँ है कि अब तो अपन बूढ़े हो गए हैं, अब वो जवानी वाली बात थोड़ी रही, अब तो क्या है, अब तो ये चीज़ें जो है वो होनी है। तो कहीं न कहीं लोगों को सच में, मैं भी सोचता हूँ कि अगर आपको 35 से 40 साल की उम्र में आप बोल रहे हो कि हम बूढ़े हो चले हैं, तो जो सच में बूढ़े हैं, जो 80-90 की उम्र में भी अभी जो है वो अपने आप को जवान महसूस करते हैं, वो किस प्रकार से जो है वो अपने आप को मेंटेन करते होंगे? देखिए सर, एक बहुत अच्छी बात बताइए। हमारे पास एक 80 साल का पेशेंट आया था। जी, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि सर मुझे चलना है। उनमें जीवन में जीने की ललक है। और वही अगर 40 साल का व्यक्ति आता है ना, "अरे सर अब तो ये चलता रहेगा हमें, दर्द तो होता रहेगा, कमर तो दुखती रहेगी, आप तो एक्सरसाइज बता दो हम कर लेंगे।" तो देखिए, अगर आपको क्वालिटी लाइफ जीनी है, जो आपके बुजुर्ग चाहते हैं कि वो क्वालिटी वो जी रहे हैं तो अच्छे से जिए, वो किसी के ऊपर आश्रित होकर नहीं जीना चाहते। तो मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम 30 साल बाद ये चैलेंज आते रहेंगे, वो अपना वो केवल एक मन से गुमराह कर रहे हैं। आप अगर अच्छी क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज, योगा और अच्छी कुछ प्रोटोकॉल, अच्छी डाइट रखें, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप वंचित मत रखिए। अगर आप इन समस्याओं से पीड़ित हो, तो आपके आने वाली जनरेशन किस समस्या से पीड़ित होगी? अपने किस ओर अपने देश को, समस्याओं को लेके जा रहे हैं? लोग कहाँ जा रहे हैं? किसी न किसी समस्या से अगर व्यक्ति पीड़ित होता जाएगा, तो कहाँ जाएगा? मैं यही सोचता हूँ ना कि अगर आप 30-35 साल में अपने आप को अगर बूढ़ा महसूस कर रहे हैं और आप बोल रहे हो समस्या कॉमन है, तो आप 60 साल की उम्र में उसे कैसे फेस करेंगे? नहीं कर सकता सर व्यक्ति फेस। अच्छा सर, इसमें एक सवाल मेरा ये था कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब जो
प्रेगनेंसी के अंदर जो समय से पहले जो बच्चे हो जाते हैं, जी। जो मैंने देखा है कि काफी वीक होते हैं अपने आप में, जिन्हें अपनी देसी भाषा में 7 महीने के बच्चे या फिर 7 मासिया भी कहते हैं। तो क्या जो उनके शरीर के साथ जो बीमारी होती है, बीमारी नहीं कह सकते, जो उनके शरीर में किसी अंग का पूरी तरीके से विकसित ना हो पाना, तो उसे भी अपन इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, उसको मंदबुद्धि विकार कहते हैं। जी। जिसमें क्या होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी में ये सारे चैलेंजेस आते हैं। जी। देखिए क्या होता है प्री मैच्योर डिलीवरी में, क्या होता है कि 7वां मंथ में बच्चे का विकास तो हो जाता है, पर उसके ब्रेन डेवलपमेंट में पूरे 9 मंथ जरूरी होते हैं। जी। तो क्या होता है कि उसके ब्रेन तक जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण किसी न किसी पार्ट का डैमेज होना तय हो जाता है। उसके कारण से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब डिलीवरी हो गई, उसके बाद में जब पेरेंट्स को पता चलता है कि अपना बेबी प्री मैच्योर है, इसको ये चैलेंजेस होते हैं, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से, कुछ दूसरी एक्टिविटी के माध्यम से, कुछ सप्लीमेंट्स के माध्यम से आप वापस बच्चे को पूर्ण लाइफ में ला सकते हैं। जब आप उस बच्चे को एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसका एक एक एक्सरसाइज करा हुआ आपका पार्ट उसके ब्रेन तक सिग्नल प्रोवाइड कराता है, जो उसको एहसास कराता है कि मेरा हाथ इस तरीके से हिलता है, मेरा पाँव इस तरीके से उड़ता है। जब तक वो एहसास फील नहीं करेगा, तब तक उसका सिग्नल डेवलप नहीं होता है। ऐसा कोई उदाहरण आपके साथ? जी सर, बिल्कुल है। अभी लास्ट हमारे पास एक बच्चा था गाँव से, जी। वो बच्चा 1.5 साल का था, प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरा बच्चा शायद नहीं चल सकेगा, जी। क्योंकि ना तो वो बच्चा बैठ पाता था, ना तो वो, अगर वो बैठता था तो उसकी गर्दन पीछे की तरफ गिर जाती थी, स्पाइन से वो बैठ नहीं पाता था, होल्ड अप नहीं दे पाता था, और खड़ा तो वो हो ही नहीं पाता था, जी। और काफ़ी वीक था वो बच्चा। तो किसी के माध्यम से उनको हमारे क्लिनिक के बारे में पता चला, वो हमसे मिले, हमसे बार उनको हमने पूरी उस बच्चे की जानकारी बताई कि आपके बच्चे को ये समस्या है। और क्योंकि उनको बहुत नेगेटिविटी बाहर की तरफ से बोल दिया गया था कि आपके बच्चा तो पागल है, आपके बच्चे तो हार्ट में छेद है, आपका बच्चा तो अब जीवन भर चल नहीं पाएगा। तो माता पिता बड़े हताश होकर हमारे पास आए। हमने उनको पूरा मोटिवेट किया, उनको पूरा समझाया कि नहीं, आपका बच्चा चल सकता है ना सर। तो हमने उस बच्चे के साथ मेहनत करी, और कुछ मेहनत उसके परिवार वालों ने भी करी, कुछ सप्लीमेंट्स भी हमने उसके साथ में ऐड किए, दवाई वगैरह। तो आज वो बच्चा धीरे धीरे रिकवर कर रहा है सर। आज वो चलने लग गया है, उसकी गर्दन को वो होल्ड अप कर लेता है, आज वो हाथ पकड़ते हैं, उसको सपोर्ट मिल जाता है ना, तो दौड़ने भी लग गया है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, उस बच्चे की पूरी मैंने हमने उसकी कहानी डाल रखी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि एक बार आप बीच का रास्ता निकालिए, आप आपके थेरेपिस्ट से मिलिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ ऐसा प्रोग्राम आपके लिए जो बच्चे का भविष्य बना सकता है। और आपका बच्चा जब चलेगा तो हमें भी शायद खुशी होगी, है ना। जब जिस दिन वो बच्चा पहला स्टेप चला, तो उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? कि सर हमने तो सोचा भी नहीं था कि बच्चा चलेगा। सही। तो मैं लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बच्चों को इस तरीके से मत छोड़िए, उनका ट्रीटमेंट कराइए, उनको आप बाहर निकालिए। आप थोड़ा-सा उनका ट्रीटमेंट कराएँगे ना, हाँ, वक़्त लग सकता है, मैं वापस कह रहा हूँ लोगों को, इन कंडीशनों में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में सर वक़्त लगता है। लोग सोचते हैं कि जल्दी रिकवर नहीं होते हैं, क्योंकि डैमेज होने में टाइम लगा है, तो रिकवर होने में वक़्त लगता है सर। किसी भी चीज़ का बिगाड़ होने में जल्दी हो जाता है, और उसको वापस सुधारने में सर टाइम लगता बहुत सही बात कही आपने कि कोई चीज़ जो है वो बिगड़ने में 2 मिनट में है। जी बिगाड़ी सर, जा सकती है, पर सुधारने में उससे कभी-कभी ज़िंदगी लग जाती है। बहुत ज़्यादा समय लगता है सर। अच्छा सर, जैसे आपने अभी जो ये सारी चीज़ें बताई, जी सर। तो इसको लेकर मेरा एक ये भी सवाल है कि जो फिजियोथेरेपी है, जी सर। इसके अंदर क्या कॉस्ट आती है? कहने का मतलब, लोग चूँकि अपने यहाँ के जो भी हैं, मैंने देखा है चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ के अंदर जो है वो पूरी तरीके से हर एक चीज़ को देखते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है मनी फैक्टर। जी, इलाज भी लेने जाते हैं, तो मैंने कई बार लोगों को मेडिकल पे जाकर भी ये देखा है कि लोग जहाँ एक टेबलेट लेकर आते हैं और वो बोलते हैं 20 वाली है, तो पूछते हैं कि 10 वाली नहीं है क्या? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोगों के अंदर सच में, चूँकि अपन भारत के अंदर रहते हैं, लोग हेल्थ जैसी कॉन्शियस चीज़ को भी कहीं न कहीं पैसे के कारण जो है वो देखते हैं कि यार थोड़ा कम पैसे में अगर चिकित्सा हो जाए तो अच्छा है। तो इसके अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका जो ये फिजियोथेरेपी है, उसमें कितने रुपए तक में जो आदमी अपना आसानी से इलाज करा सकता है? क्योंकि लोगों के अंदर एक ये बड़ा रहता है कि यार डॉक्टर के अगर अपन वो सीधी भाषा में कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर की सीढ़ियाँ चढ़ गए, मतलब अब तो सब जाना ही जाना है। देखिए सर, ये विचार आप क्या हमारे जैसे व्यक्ति के मन में भी आता है, जब हम लोग इस लाइन में नहीं थे, जी। कि सबके मन में एक स्वाभाविक बात है कि डॉक्टर के यहाँ जाना मतलब कितना लगेगा, क्या लगेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होती सही बात। है ना। कि सबके विचार आने स्वाभाविक है, और मैं इस बात से समझता भी हूँ। हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो हम बहुत से बार देखते हैं कि कुछ पैसे के अभाव में लोग ट्रीटमेंट से वंचित रह जाते हैं। जी, मैंने हमारे अक्सर पास देखा है। पेशेंट आते हैं कि सर अब तो हमारे पास पैसे ही खत्म हो गए, आप तो कैसे इलाज करा सकते हैं, हम आगे नहीं कर सकते हैं सर, ये कर सकते हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप इलाज कराइए, क्योंकि हम इस लाइन में सेवा से आए थे सर।
अगर मनी ही अगर कॉन्सेप्ट होता तो शायद कहीं ना कहीं बाहर किसी विदेश में या फिर बड़ी सिटी में हम काम कर रहे थे, इस गांव में आके नहीं बैठते सर ना। तो हमारा लक्ष्य एक ही होता है कि जितना हो सके हमारा एफर्ट है, क्योंकि सर हमारे परिवार है, जी, हम ये चाहते हैं कि इतना हमें मिले और सामने वाले का भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। तो मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी इलाज कॉस्टली होता है, ऐसा नहीं है। आप एक बार जाइए, आप उनसे ट्रीटमेंट कराइए। हर एक ट्रीटमेंट की कॉस्ट अलग अलग होती है और अलग अलग समय की ड्यूरेशन होती है कि आपको कितने समय का इलाज कराना है। लोग मन में पहले ही भ्रांतियां बना लेते हैं कि अरे वहाँ तो इतने 1000 रुपए का बिल बन जाएगा, इतनी सारी वो करवा देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता है सर, लोग संतुष्टि पूर्वक इलाज कर रहे हैं और काफ़ी किफ़ायती इलाज होता है फिजियोथेरेपी, लोगों का मानना होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बार में 6000 का बिल नहीं बनता है सर। जी। हमारे यहाँ पे एक बार में जांचें नहीं होती है। हम लोग उस व्यक्ति को जीरो से उठाने की कोशिश करते हैं, उसको अंतिम समय तक उसके साथ खड़े रहते हैं। ये हमारा सर मेनली लक्ष्य रहता है सर। जी। अच्छा सर, आपने सेवा की बात करी, तो ये भाव मन में कब आया था? मतलब किस उम्र में जाके ये लगा था कि अपन को सेवा करनी है, और सेवा के भाव में फिजियोथेरेपी ही क्यों चुनी गई? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे विकल्प होंगे। देखिए सर, फिजियोथेरेपी विकल्प चुनने के पीछे भी बहुत एक अच्छी स्टोरी थी हमारी। जी, क्योंकि जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था तब शायद लोग फिजियोथेरेपी को और नहीं समझते थे, है ना? जी, क्योंकि ये चीज़ें अब लोगों के समझ में आने लग गई हैं। जी, अब हम लोग इनको लोगों को मोटिवेट करके समझाते हैं, परामर्श देते हैं, तो लोग समझना, उस समय लोग इसको नहीं समझते थे। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे, बोले यार ऐसा भी कोई कोर्स होता है क्या जिसमें बिना दवाई गोली के भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? जी, कि यार ये व्यक्ति पैरालिसिस है, तो अब ये चलेगा कैसे? बोले यार इसकी फिजियोथेरेपी होगी तो अच्छा चलेगा। क्योंकि सिटीज में, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में लोग समझते थे। जी, तो हम लोग ऐसे ही कहीं मेट्रो सिटी में गए हुए थे, हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बोले अच्छा फिजियोथेरेपी से भी इलाज होता है क्या? बोले यार इसका क्या कोर्स होता है? बोले यार इसकी डिग्री होती है, बैचलर डिग्री होती है, मास्टर्स होता है, ये होता है। तो हमने इसके पूरे रिसर्च किया, फिर हमने इसकी एडमिशन के लिए हम गए। तो हमने उसके माध्यम से इसे हमारी जर्नी हुई और आज हम लोगों को एक ही लक्ष्य रहते हैं कि सर्जरी से बचा सकें और उनको एक अच्छी लाइफ दे सकें। ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कौन डॉक्टर है जिसने आपको सजेस्ट किया? सर मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। क्या बात कर रहे ये हैं? डिसीजन मेरा खुद का था। और क्योंकि मेरे फादर ज्वेलर हैं तो हमें ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैमिली बिजनेस ही बिल्डअप करेंगे, जी, पर कुछ हटके पहचान बनानी थी, कुछ हटके कुछ करना था, तो उसके लिए हम इस लाइन में आए। और आज हमने छोटी सोसाइटी में जो स्ट्रगल किया है उसमें मेरा फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। वो मेरे साथ करके तने रहे, खड़े रहे कि यार तू कर, मैं खड़ा हूँ ना पीछे। हमारे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा, स्टार्ट तो करो, काम तो करो, तो उसका बड़ा सहयोग रहता है सर। अच्छा, आपने भी बोला कि हमें चूँकि अपना खुद का कुछ करना था जी और सर। अपनी एक पहचान बनानी थी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप उसमें कितने सफल रहे? सर देखिए वो तो आपको जनता बताएगी। जी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम हमारा 100% देना चाहते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सादड़ी जैसे शहर में आपने एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो उस चीज़ को लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? लोग अब उस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर लोगों का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है जो मुझे लगता जी, है ना? लोग काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं और लोग चर्चा में भी करते हैं कि यार आपको दर्द हो रहा है, आप वहाँ चले जाओ सर के पास, वो आपको देख लेंगे। अगर आप, हमारे पास लोग ये कह के आते हैं कि अगर उनके लायक काम नहीं होगा ना तो आपको मना भी कर देंगे, एटलीस्ट आपको एडवाइस कर देंगे। और जो बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे आते हैं जो हमारे रिलेटेड काम नहीं होता है, उसकी भी एडवाइस लेना है, क्योंकि विश्वास है सर लोगों को। और सर विश्वास बनाने में टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है और लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं सर। जी। उसके बाद लोग आपसे विश्वास करते हैं। अच्छा सर, छोटी सादड़ी चूँकि ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, और यहाँ पर अधिकांश बार ये होता है कि लोग जो है, मैंने देखा है कि अगर उन्हें कपड़े भी लेने हैं, तो चलो निमच, अगर कुछ खाना है, तो चलो निमच। तो छोटी सादड़ी जैसे शहर में आपने फिजियोथेरेपी ओपन की, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है और उसे शरीर के अंदर कोई परेशानी महसूस होती है, तो वो किस प्रकार से जो है आपके पास आएगा और इस चीज़ का जो है वो निवारण लेगा? देखिए सर, ये बड़ी कॉमन समस्या हम लोग देखते हैं छोटी सोसाइटी में। कोई बाहर का व्यक्ति आता है ना, तो एक तो ऊपर आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगा वो, जी, है ना? क्योंकि आपके पास जो पूरी उस संबंधी, दर्द संबंधी चीज़ों को सुपुर्द कर रहा है कि सर मुझे ये पेन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका विश्वास। हमें सबसे पहले तो उसका विश्वास जीतना पड़ता है। जी, और उस समय हमारे जितने आसपास के पेशेंट उस समय प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि आप इन इनसे पूछ सकते हैं। अगर वो किसी डिपार्टमेंट से, तो उस डिपार्टमेंट से जो हमारे पास पेशेंट सही होके गया है, हम उसको उसके बारे में जानकारी देते हैं कि आप जी, सर, आप उनके नोन हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो वो फीडबैक के माध्यम से पेशेंट में एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं, इतने सारे लोगों ने इलाज कराया है, तो शायद मैं भी यहाँ पे सही होके जा सकता हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसका प्लान और ट्रीटमेंट सेट करते हैं। अच्छा सर, अभी आपके पास अगर मैं कहूँ कि दूर-दूर से भी पेशेंट आते होंगे, जी। तो सादड़ी के बाहर से जहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, जैसे नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, निम्बाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया,
तो वहाँ के पेशेंट भी आपके पास आते होंगे? बिल्कुल सर आते हैं हमारे पास। अभी लास्ट टाइम नीमच का एक पेशेंट चल रहा था, जी, अभी लास्ट मंथ ही उसको हमने किया, क्योंकि उनके फैमिली में हमने कज़िन का ट्रीटमेंट किया था, जी, तो सेम प्रॉब्लम थी तो उनको विश्वास था, तो उनके ब्रदर ने उनको यहाँ बुला लिया कि अरे यार नीमच आना जाना ही तो करना है, आप तो यहाँ आ जाओ, यहाँ अच्छे से ही हो जाओगे, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है सर। तो दोस्तों हर चीज़ के लिए नीमच जाना नहीं होता है, कभी-कभी नीमच वालों को भी छोटी सादड़ी आना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर। ये चूँकि मैं इतने विश्वास से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी सर का काम देखा है, जो ए संतोषप्रद तरीके से जो काम किया जाता है। एक पेशेंट को ठीक करना तो बात की बात है, पर पहले उसे ये विश्वास दिलाना कि हाँ, तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। ये चीज़ सर के अंदर जो है मैंने अक्सर देखी है। एक सर मैंने देखा है कि लोगों को जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे को आज बैक पेन है और मैं आपके पास आया और मैं चाह रहा हूँ कि कल जो है वो जो पेन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, तो ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि आजकल जितने भी हमारे पास युवा आते हैं ना, वो एक ही सवाल पूछते हैं कि सर कितने दिन आना पड़ेगा, जी, कितने दिन तक थेरेपी लेनी पड़ेगी। उनको किसी डॉक्टर ने रिकमेंडेड भी किया है कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, उनको बड़ी जल्दबाजी होती है। तो देखिए, कोई भी चीज़ वक्त जरूर मांगती है। लोग सोचते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप आपके प्रोफेशन में सफलता ऐसे तो हासिल नहीं करेंगे, जी, वक्त लगा है ना, हासिल वक्त लगा है। मैंने कहा आप आपके शरीर में जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं, जब आपके कैरियर में, आपके भविष्य में आप अगर जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपने धीरे-धीरे आपके बिज़नेस को बिल्ड किया है, तो आपके शरीर के अंदर आप जल्दबाज़ी कैसे, मैं उनको समझाता हूँ, सारी प्रक्रियाएँ प्रक्रिया के हिसाब से होगी। आपको थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अभी कल हमारा एक पेशेंट के साथ में बातचीत चल रही थी, वो बिल्कुल बढ़िया हो गए। उन पेशेंट को दिसंबर में बैक पेन हुआ और वो काफ़ी परेशान थे कमर दर्द को लेके। उनमें पता नहीं क्या-क्या भ्रांति थी। उनको शायद फिज़ियोथेरेपी से संबंधित विश्वास नहीं था। तो वो हमारे पास आए कि सर मुझे बैक पेन हो रहा है। उन्होंने एक्स-वाई-जेड किसी डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा है कि यार आपको तो रेस्ट करना पड़ेगा, जल्दबाज़ी, आपको ये गोली खानी पड़ेगी। वो टैबलेट लेने के बावजूद भी सही नहीं हो पा रहे थे। वो क्योंकि फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ हुई थी उनकी, तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि भैया आप कहीं भी चले जाएँ, आपको लास्ट ऑप्शन फिजियोथेरेपी तय करना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल हमें इस लाइन में हो गए, अनुभव से हमने उनको बताया कि आपको चाहिए फास्ट रिजल्ट, जी, जो आपको कोई नहीं दे सकता। आप मेडिसिन खाएंगे तब तक आपका पेन सही रहेगा, उसके बाद वापस आप उस पेन से पीड़ित हो जाएंगे। अगर आपको रूटीन लाइफ में आना है तो फिजियोथेरेपी ही आपको हेल्प करेगी। सर वो माने नहीं, फिर भी वो 3 महीने तक यहाँ वहाँ भटकते रहे, उदयपुर, अहमदाबाद, नीमच, पता नहीं कहाँ कहाँ पे दूसरी दवाइयाँ गोलियाँ बहुत सारी ली उन्होंने। और लास्ट में उनका एक ही कहना था कि सर अब मुझे आपके पास आना पड़ेगा। सर उनको मैंने एक ही बात बोली कि अगर आप विश्वास और धैर्य मेरे ऊपर रख सकते हैं तो आप मेरे से ट्रीटमेंट कराइए। जी। उन्होंने विश्वास रखा, उन्होंने धैर्य रखा। आज वो वापस उनकी पुनः रूटीन लाइफ में, जो पहले वो रनिंग करते थे, जैसे वो घर पे सेवा पूजा करते थे, जो उनका बिजनेस था वो बिल्ड करते थे, वो सारा रूटीन में आ गया। उनका दिल से इतना धन्यवाद उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे आपने नया जीवन दिया है। जी, क्योंकि मैं हताश हो चुका था कि शायद अब मैं वापस पहले जैसी लाइफ में नहीं आ सकता। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लोग जहाँ पे हताश हो जाते हैं, वहाँ फिजियोथेरेपी उनके लिए एक आशा की किरण बन सकती है। पर शर्त है कि आपका धैर्य कितना है। लोग धैर्य नहीं रखते सर, उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए, उनको रिकवरी फास्ट चाहिए। और आजकल के युवा जितने भी है, मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं पे भी दर्द है तो आप डॉक्टर के पास तो जाइए ही जाइए, पर आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाइए, ताकि हो सकता है आपके उसके पास ऐसा कुछ एक्सरसाइज हो, ऐसी कोई ट्रिक हो जिसके माध्यम से आप जल्दी रिकवर भी हो सकें। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं से गिरने से उसको चोट आ जाती है, हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, उसके बाद वो सर्जन से जाके ऑपरेशन या उसे ठीक करवा लेते हैं। तो हड्डी तो ठीक हो जाती है, पर कई बार जो बॉडी के अंदर पेन है वो हमेशा के लिए रह जाता है। उसे भी अपन फिजियोथेरेपी के माध्यम से सही कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह की सर्जरी या फ्रैक्चर अगर आपको कुछ भी हुआ है किसी भी कारणवश, तो एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श ज़रूर लें। क्योंकि जब भी आपकी कोई सर्जरी होती है या फ्रैक्चर होता है, उसके आस-पास की जो मसल टिश्यू जो होती है वो वीक हो जाती है। उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसमें इतनी जान नहीं रहती, क्योंकि वो जब वो इंजर्ड होती है ना, तो उसके साथ में मसल और टिश्यू भी टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसको ताकत में लाने का काम, उसको वापस रीजनरेट, वापस डेवलप करने का काम एक फिजियोथेरेपी ही करेगी। उसके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं हम लोग। जैसे कि आपने बताया कि किसी का सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बाद उसका रिहेब कितना अच्छा हुआ, उसका रिहेबिलिटेशन कितना अच्छा हुआ, उसकी एक्सरसाइज कितनी अच्छी हुई है। अगर उसकी एक्सरसाइज जितनी अच्छी होगी, उसकी सर्जरी उतनी ही बेस्ट बढ़िया रहेगी। वो पेन कंप्लेन कब करेगा, जब वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। और जितने भी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर हैं, वो ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट को यही राय देते हैं कि आप फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं।
उसकी सर्जरी सफल जब भी होगी जब आपकी फिजियोथेरेपी अच्छी होगी। जी, और हर सर्जन यही रिकमेंडेड करता है कि अच्छे से अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से आप फिजियोथेरेपी करवाएं और प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जब जब आपको फिजियोथेरेपिस्ट फॉलो पे बुलाता है, आप जाइए, आप उससे फिजियोथेरेपी सीखिए। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो फिजियोथेरेपी को आप बुला के या फिर उससे क्लिनिक जाके आप एक्सरसाइज करवाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल मेरे खुद के लिए कि मेरा जो दिन भर का जो रूटीन वर्क रहता है, वो एक जगह पर बैठकर करना होता है मेरे को, या अधिकांश बार जो है वो पूरी तरीके से जो है अपने माइंड से उस काम को करना होता है। तो बैठे बैठे कई बार ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर सो जाना चाहिए, या फिर जो है अपन एक काम करते हैं कि थोड़ी देर लेट जाते हैं फिर उठ के करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि अगर आप लॉन्ग टाइम सिटिंग कर रहे हैं जी, तो सही बात तो ये है कि लॉन्ग टाइम लंबे समय तक कोई भी स्क्रीन टाइम करता है तो उसको थोड़ी देर बाद पूरी बॉडी यूँ लगती है थक चुके हैं, बहुत सारे वीकनेस आ जी, गई है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में उठना चाहिए, जी, आपकी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट में लाना चाहिए, थोड़ा सा मोबिलाइज करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मोबिलाइज या मूवमेंट करेंगे शायद आप अपने आप को थका महसूस नहीं करेंगे। दूसरा, आपकी लाइफ स्टाइल किस हिसाब से चल रही है, आप कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, आप क्या आपकी डाइट में फॉलो रख रहे हैं, आप सुबह का खाना कब ले रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपका काम जो है, प्रोफेशन जो है, इसमें कोई खाने का टाइम फिक्स नहीं होता जी, है। नहीं होता। आप है ना सर? तो अगर आपका सुबह का डिनर और लंच आपका साथ में हो रहा है या फिर आपका लंच या डिनर साथ में हो रहा है तो शायद गलत है। कहीं न कहीं अपनी गलत आदत से अपने को सही बात। परेशानी हो सकती है। तो उसके कारण भी आपकी बॉडी वीक होना, सुस्ती आना, लेज़ीनेस होना, ये कारण सब हो सकता है। तो आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि एक हेल्दी डाइट प्लान या एक अच्छी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सर अच्छी दिनचर्या में तो ये कहता हूँ कि सुबह आप 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, जी, है ना? आप अच्छे से सुबह टाइम से उठिए, फ्रेश एयर में आप थोड़ा-सा वॉक कीजिए, घूमिए, अपने आप को उस वाटर से, पानी से पूरा भरपूर रखिए। जितना अच्छा वाटर लेवल आपका अच्छा रहेगा, बॉडी उतना आपको फ़ायदा करेगी, है ना? आप सुबह योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज़ आप कीजिए जिससे बॉडी की मूवमेंट आपकी बनी रहे। ये मैं यही कहता हूँ और अच्छा पोषण लीजिए, जितना अच्छा आपका भोजन होगा ना, उतना आपकी बॉडी सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मसल्स बिल्डअप अच्छे हैं, तो बॉडी बिल्डअप अच्छी रहेगी। अच्छा सर, आपने आपके थेरेपी सेंटर का नाम रख रखा है केसरिया फिजियोथेरेपी। जी सर। तो ये केसरिया फिजियोथेरेपी नाम कैसे आया, मतलब क्या है इसके अंदर, क्या स्पेशल सर है? केसरिया फिजियोथेरेपी बड़ा यूनिक नाम रखा हमने। जी, तो लोगों का भी यही कहना होता है तो मैं आपके माध्यम से आज बता देता हूँ। केसरी मल जी मेरे दादाजी के फादर का नाम था। जी, जी, तो क्या हुआ कि काफ़ी सारे कहते थे कि यार जो भी अपने गाँव में कहते हैं जो भी ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सही बात है है। ना सर? तो उनका नाम था केसरी मल जी। तो क्योंकि मैंने हमारे तो परदादा जी को देखा नहीं था, तो हमारे दादाजी बड़ा उनको बताते थे, बोले कि वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा करते थे। मोटिवेशनल जो मिलता है ना सर जीवन में, वो बहुत मायने रखता है। जी, और मेरे दादाजी खुद टीचर हैं, तो उनका मोटिवेशन मेरा जीवन में हमेशा बना रहा कि यार बेटा चिंता मत कर, जो भी होगा करेंगे पर आगे बढ़ते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना। तो मैंने उनका नाम, उनके फादर का नाम है केसरी मल जी, तो वहाँ से हमने केसरिया फिजियोथेरेपी हमने नाम उनके नाम से रखा। तो आज उनके आशीर्वाद से सारा काम चल रहा है सर। जी, जी। ये सर। तो आपकी और भी कहीं ब्रांच है सर? सर मेरी ब्रांचेस भी है। हम लोग जहाँ-जहाँ पे भी मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, जो भी व्यक्ति राजस्थान, भारत में कहीं से भी किसी भी दर्द से पीड़ित है या फिज़ियोथेरेपी करवाना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। हमारा नेटवर्क जो है सब जगह है। आपको जहाँ पे आप व्यक्ति, जहाँ फिज़ियोथेरेपी अवेलेबल होगी, हम वहाँ पे आपको फिज़ियोथेरेपी अवेलेबल करा देते हैं। आज के ज़माने में जैसे ये तो हो गई सारी फिजियोथेरेपी संबंधित बात। अब अगर थोड़ा-सा आपके प्रोफ़ेशन के बारे में बात करें, तो आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा यह पॉडकास्ट देख रहा हो और इस इतनी चीज़ें देखने के बाद अगर उसके मन में जिज्ञासा जगे कि यार ये जो सेवा भाव है, ये मेरे मन में भी है और इसको जो है वो मैं भी करना चाहता हूँ। पर चूँकि मैं यहाँ पर सेवा भाव के साथ एक और चीज़ इसमें शामिल करना चाहता हूँ, वो है आजीविका। जी। क्योंकि बिगर आजीविका के सेवा भाव करना कहीं न कहीं, तो आपका जो प्रोफ़ेशन है, उसके अंदर आप थोड़ा लोगों को ये, आप जो बच्चे हैं उन्हें ये गाइड करें कि इसके अंदर वो किस प्रकार से आ सकते हैं और इसकी क्या-क्या जो है वो इसके अंदर जो है वो चीज़ें होती हैं। देखिए जितने भी बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप फिज़ियोथेरेपी करना चाहते हैं दिल से, ये बहुत धैर्य का फ़ील्ड है। जी, इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आपको पेशेंट को मतलब विश्वास बंधाना पड़ता है और उससे कंधे से कंधे मिला के आपको इसमें चलना पड़ता है। जी, आप सोचें कि आज के आज आपके पास पैसा आ जाए, आज के आज आप इतने पेशेंट देख लो, वो संभव नहीं है। कुछ वक़्त आपको देना पड़ेगा जी, इसमें, है ना? और रही बात इसमें 12th के बाद आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो जी, अभी यूजीसी के नियम चेंज हुए हैं उस अकॉर्डिंग। जी, उसके थ्रू आप फिजियोथेरेपी कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है। जी, इसमें ये 4 साल की डिग्री होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 5 साल की अभी जो यूजीसी नियम ने बदला है उस अकॉर्डिंग है। और मास्टर्स भी इसमें होती है और पीएचडी भी इसमें आप कर सकते हैं। जी, अलग-अलग फ़ील्ड में इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, जैसे ऑर्थो, न्यूरो, गायनिक और पीडियाट्रिक।
जिसमें हड्डी संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, बच्चों के संबंधित और महिलाओं संबंधित समस्याओं का भी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट इसमें होता है, जो आप मास्टर में कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने इसके अंदर गायनिक के अंदर महिला संबंधित जो बातें बताई, तो महिलाओं के अंदर किस प्रकार की बीमारियां जो है वो फिजियोथेरेपी के साथ ठीक की जा सकती देखिए, महिलाओं में ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसको कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से आप लोग ट्रीट कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको समस्या क्या आ रही है, उसको कितने समय से फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि अभी महिलाओं में क्या होता है, गायनिक के समय चैलेंजेस होते हैं। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद होने वाली समस्या होती है, बैक पेन कॉमन होता है। है? जी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी में ऐसी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताते हैं महिलाओं को, ऐसी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं, जिससे उनके बच्चे की इंटरनली मोबिलिटी बढ़ती है ना? और उनकी मसल्स भी मजबूत होती है, क्योंकि उनमें सबसे मेन मसल्स होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो बच्चे को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रदान करती है। अगर उस मसल्स में मजबूती आ जाएगी तो बच्चे को स्वस्थ रहेगा, बच्चा आपका मूव अच्छा से करेगा और आपको हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी में भी कुछ एक्सरसाइज वो सपोर्ट कर सके। अब रही बात सर्जरी के बाद महिलाओं में क्या समस्या आती है, सर्जरी के बाद महिलाओं में बैक पेन कॉमन हो जाता है, क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ने के कारण उसके स्पाइन में कर्वेचर में चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसके कारण से डिस्कों के ऊपर दबाव बढ़ने लग जाता है। इसलिए माँ को कहा गया ना, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एब्डोमेन तक बच्चे का वेट बढ़ता है, कमर पे लोड बढ़ने लग जाता है। डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन में नहीं रहता है कमर में दर्द। तो जिन भी माताओं बहनों को कमर में दर्द बना रहता है, एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बताएंगे, अगर आप उसको कुछ समय तक भी लगातार करेंगे तो हो सकता है आपका कमर दर्द भी सही हो सके। ये हम गायनिक में मोस्टली लोगों को समझाते हैं और काउंसलिंग करते हैं, और सारा काउंसलिंग आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपसे जो आपकी समस्या संबंधित सुन के उसके बाद ही आपको बताते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि गायनिक जैसे ऑपरेशन होने के बाद में जो है वो चीज़ों से अपन जो है कैसे रिलीफ पा सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके तरफ से अगर उन्हें कुछ ऐसा सहयोग मिले या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मिले जिससे उन्हें ऑपरेशन की जरूरत ही ना हो और नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, तो इसके लिए जो फिजियोथेरेपी है वो किस प्रकार से कारगर है और मदद करती है? देखिए सर, ऑपरेशन होगा नहीं होगा ये तो खैर ऊपर वो डॉक्टर के हाथ में होता है, जो गायनिक सर्जन होता है ना? क्योंकि उस समय की कंडीशन तय करती है कि बच्चे का ऑपरेशन होगा नहीं होगा। जी। पर क्योंकि अपनी तरफ से अगर अपने 100% दे सकते हैं, अपना एफर्ट अच्छा है, अपनी वॉकिंग अच्छी है, अपनी मोबिलिटी अच्छी है, अपने अगर निरंतर काम प्रयास करते रह रहे हैं, तो और कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, योगा को फॉलो करते हैं, प्राणायाम को फॉलो करते हैं, तो हमने देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पर उसके लिए यही है कि आपको थोड़ा-सा समर्पण, थोड़ा-सा समय और आपको अपनी समय निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए, अगर आज अभी से करना शुरू कर दिया, अगर उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, तो लंबे समय तक किसी भी प्रकार की जो है वो फिजियोथेरेपी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं देखी जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो तो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, एक्चुअली फिजियोथेरेपी संबंधित अगर आप सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप प्रोग्राम ले सकते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट से। वो आपको पूरे बॉडी को एग्ज़ामिनेशन करेगा, आपको कहीं पेन तो नहीं है। बहुत सारी बार क्या होता है ना, लोग मोबाइल में देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं कि मुझे तो कमर में दर्द हो रहा है, तो मैं ये एक्सरसाइज करूँगा तो शायद सही हो जाऊँगा। ये सब लोगों की भ्रांतियाँ होती है। वो वीडियो आपके लिए बना है कि नहीं बना है, वो आपको पता ही नहीं है। आप उसको फ़ॉलो कर लेते हैं और उसके बाद आपको शरीर में नए-नए तरीके के दर्द बढ़ने लग जाते हैं। हो सकता है कोई दूसरा चैलेंज आपको फेस करना पड़े। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और कुछ ऐसी पर्टिकुलर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके हेल्प ले सकते हैं। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सी बार अपन यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं कि बैक में पेन हो रहा है या कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें। यूट्यूब पर बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में वीडियो आते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हर चीज़ बताई जाती है। किसके अंदर बताते हैं कि ये उपाय कर लो, 2 दिन में जो है वो कमर का दर्द चला जाएगा। किसी के अंदर आता है सालों पुराना कमर का दर्द 1 दिन में ख़त्म करें। तो इस चीज़ को देखकर आप कुछ भी एक्सरसाइज करें उससे पहले एक बार अपने डॉक्टर की या एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी बॉडी जरूर चेक कराएं, क्योंकि हर बॉडी का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। हो सकता है कि उसके अंदर दिखाई गई बीमारी आपके शरीर में ना हो और आपका शरीर जो है वो किसी और चीज से उसके अंदर परेशानी आ रही हो। तो आप एक बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उस चीज को जो है वो थोड़ा अच्छे तरीके से जो है वो आप समझने का प्रयास करें। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेट पे सर्च कर लेते हैं। जी। किसी भी डॉक्टर ने आपको कोई बैक पेन बोला है या फिजियोथेरेपी बोली है, तो उसको कॉमन है कि वो उसको व्हाट्सएप पे स्कैन करके चैट जीपीटी या फिर यूट्यूब पे डाल के उससे सवाल पूछ लेता है कि मुझे ये समस्या है, मुझे क्या क्या करना चाहिए, है ना?
तो शायद आप उसके ट्रीटमेंट पे भरोसा कर भी लेंगे, पर वो आपको ले जाएगा कहाँ? उसका प्लान बनाया किसने वो आपको पता ही नहीं। मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में एआई बहुत एडवांस हो गया है जी, और इस एडवांस के कारण कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है और कुछ नेगेटिव भी हो रही है। तो आप जिसको जानते ही नहीं, आप उससे भरोसा कैसे कर सकते हैं? बहुत है ना सर? सही है सर। क्योंकि मैं ये लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे पास पेशेंट आता है, सर ये हमने ये प्रॉब्लम हो रही है, चैट जीपीटी से ये ट्रीटमेंट निकाला है, आप इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट कर लीजिए। मैंने कहा कि ये एग्जामिनेशन क्या है आपकी? जो एक एग्जामिनेशन फिजिकली होता है उसकी बात अलग होती है। जो व्यक्ति रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो बता रहा है कि आप इस प्रकार से ठीक होंगे। कैसे संभव है? हम मानते और हैं। लोग, इसमें भी एक बड़ी बात ये है सर कि लोग अपन से ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अपन ने उस फील्ड को अपना एक अमूल्य समय दिया है। उसके अलावा अपन ने 4 से 5 साल उसकी पढ़ाई में, उसके पूरे अध्ययन में बिताए हैं। उसके बाद 6 से 7 साल अपन उस चीज के साथ कार्य करते करते हो गए अपन को। फिर भी लोगों को लगता है कि वो चीज अपन से ज्यादा बेटर है, और वो उसका लेकर आते हैं और अपन को बोलते हैं कि इस प्रकार से आप जो है वो इलाज कर दीजिए, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है। बहुत ही एक विडंबना वाली बात है। अभी जिस प्रकार से अपन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, तो शुरुआत में फिजियोथेरेपी और अभी की फिजियोथेरेपी, इसमें क्या रेवोल्यूशन आए होंगे? सर अब तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, जी, क्योंकि अब एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी है ना। जो पहले की टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत अच्छी थी, जी, पर जैसे कि आप जानते हैं कि समय अनुसार हर चीज़ को बदलना पड़ता है। जी, उस तरीके से कुछ मॉडलिटी भी चेंज होती जाती है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, पेन मैनेजमेंट के लिए आपके पास टेकार थेरेपी हो गई है, एडवांस लेजर थेरेपी हो गई है, शॉक वेव थेरेपी हो गई है, जी, अलग अलग डिकम्प्रेशन बेड्स हो गए और न्यूमेटिक थेरेपी हो गई, जिससे आप पेशेंट को बहुत ही कम समय में रिकवर कर सकते हैं। जी। पहले वो भी मशीनें रिकवर करती थी, पर अब समय अनुसार टेक्नोलॉजी एडवांस आती जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके क्लिनिक पे कितनी मॉडलिटी एडवांस है, वो तय करेगा आपका पेशेंट रेशो कितना होगा। अपने क्लिनिक पे सर क्या क्या सुविधा उपलब्ध सर है? हमारे यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है, जो आपको नीमच, उदयपुर, अहमदाबाद जो फैसिलिटी मिल सकती है वो हम लोग सब यहाँ देने की कोशिश करते हैं और सारी अवेलेबल है हमारे पास। समय क्या रहता है सर? सर समय हमारा क्लिनिक का रहता है सुबह 10 से 2 बजे के और काफ़ी दोपहर 3 बजे से रात को 8 बजे तक। सर मैंने, चूंकि छोटी सादड़ी ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो मैंने देखा है कि लोग शर्म बहुत करते हैं। जी जी जी। लोग भी शर्म करते हैं और महिलाएं भी शर्म करती है। तो चूंकि वहां पर आकर इलाज कराना जैसे, तो उसके अंदर आप उन्हें क्या स्पेशल दे रहे हैं? देखिए हमारे पास जितने भी महिला और जो भी जेंट्स हैं उन सब के लिए हमने ग्रुप सिस्टम बना रखे हैं, अलग अलग बेच बना रखे हैं। जी, और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आ जाए, हमने बेस सिस्टम है, आपको बकायदा टाइम दिया जाएगा, आप इस टाइम पे आइए, आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, ताकि पेशेंट को लगता नहीं कि यार 2 घंटे वहाँ थेरेपी वालों के वहाँ लगेंगे अपने को, उसके बाद नंबर लगेगा, ऐसा नहीं जी, है। आप पहले से आपका अपॉइंटमेंट रहता है, आपको उस टाइम पे आना है, आप ट्रीटमेंट करिए। और महिलाओं के लिए विशेष हमारे पास महिला बेच की सुविधा है, जिसमें ओनली फॉर महिला ही ट्रीटमेंट रहता है, उसके अंदर कोई जेंट्स अलाउ नहीं करते। और ये शायद गाँव के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं सोचती है कि अरे वहाँ पे तो आदमी और पुरुष दोनों जी, साथ वो, में चलते हैं, महिला और जी, पुरुष साथ में जी, चलते हैं, इसके कारण वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। पर वो हमने इस चीज़ को गाँव में, क्योंकि हमने इसको समझा है, इसलिए हमने महिला बेच की सुविधा बिल्कुल अलग रख रखी है, जिसमें केवल महिला ही इलाज किया जाता है। अच्छा सर, अगर किसी को ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद शरीर के अंदर कोई पेन है, तो वो कहाँ आके आपसे मिल सकता सर मेरा पता है हिंदू धर्मशाला के पीछे केसरिया फिजियोथेरेपी क्लिनिक हमारा है, क्लिनिक का नाम। और समय हमारा है सुबह 10 से 2 बजे तक और 3 से रात को 8 बजे तक। जिस किसी को भी किसी भी तरह का दर्द है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, हाथ पांव में सूनपन, या फिर आपके कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी बोली है, या आप कुछ अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स चाहते हैं, या फिर आप कुछ अपने आप को बैक पेन मुझे नहीं उससे बचाना चाहते हैं, तो आप कभी भी हमारे क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं। आप कभी भी एनी टाइम, आपके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट सारी अवेलेबल है, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। है? दोस्तों, कहीं जाना और ट्रीटमेंट लेना नहीं लेना यह बात की बात है, पर एक बार अपनी बॉडी के अंदर जो भी अपन को प्रॉब्लम लग रही है, एक बार सर से जाके आप कंसल्ट जरूर करें। आपको आगे इलाज लेना है नहीं लेना है वो सब चीजें आप बाद में देखें, पर एक बार अगर आपको लग रहा है कि ऑपरेशन ही समाधान है, तो उससे पहले मैं चाहूंगा, विशेष करके उन्हीं के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि अब ऑपरेशन ही समाधान है, इसके बगैर शरीर में कुछ होगा नहीं, तो आपके सामने बैठे हुए ये सर हैं, एक बार इनके पास जाएं और परामर्श जरूर लें। हो सकता है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, और ये उससे पहले ही है जो आपके शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। जैसे कि सर ने बताया कि किसी को भी ऑपरेशन से अगर बचना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। तो मैं लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथ प्रेजेंट में एक पेशेंट के साथ हुई है। उनका ऑपरेशन तय तारीख को तय हो चुका था, सर्जरी फाइनल हो चुकी थी कि सर्जरी कल सुबह उनकी सर्जरी है। जी, रात को उनकी मैंने काउंसलिंग करी
और सुबह वो सर्जरी के लिए निकल भी चुके थे जी, और उनकी एज थी 42 जी, और स्पाइन उनकी सर्जरी करवानी थी। वो रात से लगा के सुबह तक यही सोचते रहे कि मैं क्या निर्णय लूँ, मैं फिजियोथेरेपी अपनाऊँ या मैं सर्जरी कराऊँ। वो डबोक तक पहुँच चुके थे और पता नहीं उनका क्या मन बदला कि वहाँ से उनका सुबह मेरे पास 9 बजे कॉल आता है कि सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा सर मैं क्लिनिक हूँ। बोले सर मैं आपके पास क्लिनिक पे आ रहा हूँ। मैंने कहा आप तो सर्जरी करवाने जा रहे हो? कि नहीं सर मेरा मन बदल चुका है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, सर आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने उस दिन जो विश्वास की रखा और आज उस विश्वास से उनको 4 साल हो गए सर। आज वो अपनी सारी रूटीन लाइफ कर रहे हैं, वो उनका खेत का काम, टीचर प्रोफेशन है, सारे काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो लोगों को और मोटिवेट करते हैं कि यार आप दवाई गोली मत खाओ, आप फिजियोथेरेपी कराओ, आप एक्सरसाइज कराओ, आपको ये फायदा मिलेगा, आपको वो फायदा मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो विश्वास जताया ना, एक सर्जरी के दर पे जाने वाला व्यक्ति अगर फिजियोथेरेपी से बच सकता है, तो मेरा कहना मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है अगर उसको सर्जरी का बोला है। बस आपको थोड़ा-सा धैर्य और विश्वास तो रखना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात कही सर ने। थोड़ा धैर्य और थोड़ा विश्वास रखें। आपको जो लगता है कि अब ये बीमारी जो है, इस लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार जाएँ, जाके वहाँ पर प्रत्यक्ष देखें। आप जैसे ही कई लोग सर के पास जाकर उस चीज़ से पूरी तरीके से रिलीफ़ पाकर आए हुए हैं। मेरा केवल इतना कहना है दोस्तों कि बार-बार पेन किलर लेना और अपने शरीर को खराब करना या एक अंतिम उपाय सोचकर ऑपरेशन करा लेना, इससे पहले आप बीच का एक रास्ता अपना कर देखें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप और भी लोगों को बताएँ और इस चीज़ के बारे में जितना हो उतना अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आएँ। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो इसमें देखेंगे, उनकी जो मैंने कहा कि फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो नहीं हो पाएगी या बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी, उसको आप किस प्रकार से मदद करते हैं? देखिए, जितने भी व्यक्ति फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी वीक है, वो एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, वो एक बार आके मिलें। उनको क्या समस्या है हम उनको बताएँगे, समझाएँगे और जो हमारे लायक जो सपोर्ट होगा, जो हमसे जो सहयोग बन सकता है, वो हम ज़रूर करेंगे। जी, ये मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ क्योंकि सर एक्चुअली पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपका सेवा और आपका सामने वाले की दुआएँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पैसा तो आप जीवन भर किससे भी कमा लेते हैं, पर दुआ कमाने में सर वक़्त लगता है। जी। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में किसी गंभीर दर्द से गुज़र रहा हो, तो प्लीज़ एक बार वह सर के पास जाए और अपना चेकअप ज़रूर कराएँ। जो भी होगा, वो सर आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करेंगे या जितना होगा उतना आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे थे गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, मैं हूँ नागेश और मिलते हैं वापस किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।